हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, अगर आपका सपना MMUET एग्ज़ाम को बेहतर रैंक के साथ क्रैक करने का है तो बायोलॉजी का एवोल्यूशन यानी विकास चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 6 विकास के वो 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो सीधे NCERT की उन लाइनों से तैयार किया गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हम सिर्फ इस क्लास में क्वेश्चन ही नहीं रटने वाले, बल्कि हर एक सवाल को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए। स्क्रीन पर सवाल आते ही सबसे पहले खुद आंसर सोचने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो फिर मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनना। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं आज का दमदार सेशन। क्लास स्टार्ट करने से पहले और बता दूं आपको, सिलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर राजस्थान MMUET 2026 की BSc नर्सिंग के लिए रैंकर्स टेस्ट सीरीज 10 फुल सिलेबस टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मात्र 49 रुपये में आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट भी एप्लीकेशन पे निःशुल्क उपलब्ध है इसी रैंकर टेस्ट सीरीज के साथ में। स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला रूप पूर्व निर्मित निर्जीव कार्बनिक अणुओं से आ सकता है? ऑप्शन है SL मीलर, ऑप्शन बी है ओपेरिन और हॉल्डेन, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी है अल्फ्रेड वालेस। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसने प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला रूप पूर्व निर्मित निर्जीव कार्बनिक अणुओं से आ सकता है? किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपेरिन और हॉल्डेन। रूस के ओपेरिन और इंग्लैंड के हॉल्डेन ने यह सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? रूस के ओपेरिन और इंग्लैंड के हॉल्डेन ने यह सिद्धांत दिया था कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं जैसे अमोनिया, मीथेन, पानी से जटिल कार्बनिक अणुओं जैसे RNA प्रोटीन के निर्माण के माध्यम से हुई है। ओपेरिन और हॉल्डेन ने क्या बताया कि जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं के निर्माण के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, SL मीलर ने 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बंद फ्लास्क में किन गैसों वाले मिश्रण में विद्युत निर्वहन किया? SL मीलर ने 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक बंद फ्लास्क में किन गैसों वाले मिश्रण में विद्युत निर्वहन किया? साथियों, इसका राइट आंसर आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी बताओ। हाँ बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, CH4, CH2, NH3 और जल वाष्प। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। SL मीलर ने 1953 में पृथ्वी जैसी परिस्थितियां प्रयोगशाला में बनाई। उन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया का 2:1:2 अनुपात में लिया और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प के साथ इसे स्पार्क किया, जिसे अमीनो एसिड का निर्माण हुआ। अमीनो एसिड का निर्माण कैसे हुआ कि मीलर ने प्रयोग में क्या लिया? मीथेन लिया, हाइड्रोजन लिया और अमोनिया लिया। कौन कितने अनुपात में लिया? 2:1:2 में लिया। और कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा? 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प के साथ स्पार्क में, जिससे कौन सा एसिड प्राप्त होता है? अमीनो एसिड प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने में, व्हेल के अग्रपाद तैरने में और चमगादड़ के अग्रपाद
उड़ने में प्रयुक्त होते हैं, यह किसका उदाहरण है? क्वेश्चन सही से पढ़ो कि बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने में, व्हेल के अग्रपाद तैरने में और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने में प्रयुक्त होते हैं, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है आपके सामने साथियों, समरूप अंग, अनुकूली विकिरण, ऑप्शन सी है समजात अंग और अभिसारी विकास। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है, क्या होगा, क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समजात अंग। क्यों होगा? कि बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने में, व्हेल के अग्रपाद तैरने में और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने में क्या होते हैं? इन सभी जीवों के अग्रपादों की शारीरिक संरचना समान है। क्या है? समान है, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल ये अलग अलग कार्य करते हैं। क्या है? शारीरिक संरचना तो क्या है इनकी? समान है, और पर्यावरण के अनुकूल ये अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे चलने का, उड़ने का, तैरने का। ये क्या होता है? अपसारी विकास होते हैं। क्या होता है? अपसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप संरचनाएं किसका परिणाम है? अभिसारी विकास, अपसारी विकास, स्त्रीकरण चयन और साझा पूर्वज। समरूप संरचनाएं परिणाम है, समरूप संरचनाएं किसका परिणाम है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अभिसारी विकास। जब अलग अलग पूर्वजों वाले जीव समान पर्यावरण के कारण एक जैसे कार्य करने वाले अंगों का विकास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी विकास कहते हैं। जैसे क्या है? पक्षी और कीट के पंख। क्या है एग्जाम्पल इसका? अभिसारी विकास के एग्जाम्पल पक्षी और कीट के पंख। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है इसमें। समरूप अंगों का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंख, ऑप्शन बी है पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, ऑप्शन सी है शकरकंद और आलू, और ऑप्शन डी है बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है? ऑक्टोपस और स्तनधारियों की आंख समरूप होती हैं, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स भी समरूप हैं, शकरकंद और आलू भी समरूप हैं, बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान ये क्या हैं? क्या है साथियों? बोगनवेलिया के कांटे और कुकुरबिटा के प्रतान समजात अंग। क्या है? समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक मेलिनवाद किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? औद्योगिक मेलिनवाद किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी है उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी है आनुवांशिक विचलन, और ऑप्शन डी है कृत्रिम चयन। औद्योगिक मेलिनवाद किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? क्या होगा इसका राइट आंसर? प्राकृतिक चयन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, प्राकृतिक चयन। इंग्लैंड में औद्योगिकरण से पहले पेड़ों की छाल पर हल्के रंग के मोथ ज्यादा थे। प्रदूषण के बाद छाल काली हो गई और काले मोथ छिपने में सफल रहे, जिससे उनकी संख्या बढ़ गई। प्रकृति ने उसे चुना और बदलते पर्यावरण के सभी अनुकूल था, सबसे अनुकूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेलापागोस द्वीप समूह की फिंच पक्षी किसके पक्ष में प्रमाण प्रदान करती है? गेलापागोस द्वीप समूह की फिंच पक्षी किसके पक्ष में प्रमाण प्रदान करती है? ऑप्शन है विशेष निर्माण, ऑप्शन बी है अनुकूली विकिरण, ऑप्शन सी है प्रतिगामी विकास, ऑप्शन डी है उत्परिवर्तन।
राइट आंसर क्या होगा? गैलापागोस द्वीप समूह की फिंच पक्षी किसके पक्ष में प्रमाण प्रदान करती है? किसके पक्ष में प्रमाण प्रदान करती है गैलापागोस द्वीप समूह की फिंच? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? अनुकूली विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगो डी व्रिज ने किस पौधे पर अपने प्रयोगों के आधार पर उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि हुगो डी व्रिज ने किस पौधे पर अपने प्रयोगों के आधार पर उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन है मटर, फलमक्खी, इवनिंग प्रिमरोज और ग्लूखेरा। बताओ साथियों, हुगो डी व्रिज का प्रयोग किस सिद्धांत पर प्रस्तावित था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, इवनिंग प्रिमरोज। अब इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर काम किया और बताया कि विकास अचानक होने वाले बड़े बदलावों के कारण होता है, जिन्हें उत्परिवर्तन कहते हैं। इवनिंग प्रिमरोज नामक पौधे पर काम किया हुगो डी व्रिज ने और फिर बताया कि अचानक होने वाले बड़े बदलावों के कारण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुगो डी व्रिज के अनुसार विकास का तंत्र क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगो डी व्रिज के अनुसार विकास का तंत्र क्या है? बहुचरणीय उत्परिवर्तन, साल्टेन, फेनोटाइपिक भिन्नताएं और मामूली भिन्नताएं। हुगो डी व्रिज के अनुसार विकास का तंत्र क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, साल्टेन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? साल्टन। डार्विन के अनुसार भिन्नताएं छोटी और दिशात्मक होती हैं, जबकि डी व्रिज के अनुसार उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं। डी व्रिज ने इसे साल्टेन एक कदम, डी व्रिज ने इसे क्या कहा था? साल्टेन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी वेनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजी व्यक्तियों की आवर्ती को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? हार्डी वेनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजी व्यक्तियों की आवर्ती को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा? 2pq। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक विचलन किसमें संचालित होता है? आनुवंशिक विचलन किसमें संचालित होता है? ऑप्शन है छोटी अलग अलग आबादी, बड़ी अलग अलग आबादी, गैर प्रजनन आबादी, धीमी प्रजनन आबादी। आनुवंशिक विचलन किसमें संचालित होता है? सबसे पहले बताऊं कि आनुवंशिक विचलन क्या होता है। आनुवंशिक विचलन अचानक और यादृच्छिक घटना है जो एलील की आवर्ती को बदल देती है। आनुवंशिक विचलन अचानक और यादृच्छिक घटना है जो एलील की आवर्ती को बदल देती है। इसका प्रभाव केवल छोटी अलग अलग आबादी पर ही होता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पूर्वजों से आधुनिक मानव होमोसेपियंस के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी? अपने पूर्वजों से आधुनिक मानव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या थी? ऑप्शन ए है जबड़ों का छोटा होना, ऑप्शन बी है द्विनेत्री दृष्टि, ऑप्शन सी है कपाल क्षमता में वृद्धि और ऑप्शन डी है सीधी मुद्रा। आधुनिक मानव के विकास की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, कपाल क्षमता में वृद्धि। मानव विकास होमोसेपियंस से होमो हेबिलस से होमोसेपियंस तक में सबसे बड़ा बदलाव मस्तिष्क के आकार और कपाल क्षमता को लगातार बढ़ता रहा था। 650 सीसी से 1400 सीसी हो गया था। क्या हो गया था? 650 सीसी से 1400 सीसी हो गया था। कपाल क्षमता में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से
मानव विकास का सही कालानुक्रमिक क्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? होमो हेविलस, निएंडरथल मानव, होमो इरेक्टस, रामापिथेकस। ऑप्शन बी है रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस। ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, होमो सेपियंस और होमो हेबिलस। ऑप्शन डी है ड्रायोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस और निएंडरथल मानव। बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले कौन आया? कौन आया सबसे पहले? रामापिथेकस। पहले कौन आया? रामापिथेकस। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर उसके बाद होमो हेबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस। आ गए समझ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीवाश्म मानव की कपाल क्षमता लगभग 900 सीसी थी? किस जीवाश्म मानव की कपाल क्षमता 900 सीसी थी? 900 सीसी वाला कपाल क्षमता वाला मानव कौन सा था? होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। बताओ साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? होमो इरेक्टस। कपाल क्षमता कितनी थी होमो इरेक्टस की? 900 सीसी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें होमो हेबिलस की। होमो हेबिलस की कितना कपाल क्षमता थी? 650 से 800 सीसी। और निएंडरथल मानव की 1400 सीसी। क्या थी निएंडरथल मानव की? 1400 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है जीन बेप्टिस्ट लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, हुगो डिवरीज और लुइस पास्चर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या कर देंगे? बी को लॉक कर देंगे, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने कब दिया था यह सिद्धांत? HMS बिगल, SHM वो HMS बिगल नामक जहाज पर यात्रा की और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। HMS बिगल जहाज पर यात्रा की और वहां प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है? किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है? ऑप्शन है सीनोजोइक, मेसोजोइक, पेलियोजोइक और प्रीकेम्ब्रियन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मेसोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी के पंख और कीट के पंख क्या दर्शाते हैं? समजात संरचनाएं जो अपसारी विकास दर्शाती हैं, समरूप संरचनाएं जो अभिसारी विकास दर्शाती है, काइलोजेनिक संरचनाएं जो अपसारी विकास दर्शाती है और समजात संरचनाएं जो अभिसारी विकास दर्शाती हैं। क्या होगा इसका आंसर? पक्षी और कीट के पंख क्या होते हैं? समरूप संरचनाएं और अभिसारी विकास। समरूप संरचनाएं और अभिसारी विकास। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। पक्षियों के पंख हड्डियों के बने होते हैं और कीट के पंख काइटिन के। दोनों की बनावट अलग होती है लेकिन काम एक ही होता है, क्या? उड़ना। पक्षियों के पंख किसके बने होते हैं? हड्डियों के। पक्षियों के पंख किसके बने होते हैं? हड्डियों के। और
कीट के पंख किसके बने होते हैं? कीट के पंख काइटिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्टोजेनी फाइलोजेनी की पुनरावृत्ति करता है, यह किसकी संक्षिप्त परिभाषा है? ओन्टोजेनी फाइलोजेनी की पुनरावृत्ति करता है, यह किसकी परिभाषा है? आंसर क्या होगा? उत्परिवर्तन सिद्धांत, बायोजेनिक नियम, प्राकृतिक चयन सिद्धांत, विशेष निर्माण का सिद्धांत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बायोजेनिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकेंथ एक जीवित जीवाश्म है, 1938 में इसे कहाँ के तट के पास पकड़ा गया था? सिलिकेंथ जीवित जीवाश्म है, 1938 में से कौन से तट पर पकड़ा गया था? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका इसमें 2 बार आ गया, वो सॉरी दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। क्या? दक्षिण अफ्रीका। 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई थी, जिसे क्या कहते हैं? सिलिकेंथ कहा गया था। 1938 में एक मछली पकड़ी गई थी, उसको क्या कहते हैं? सिलिकेंथ। क्या कहा गया था? सिलिकेंथ कहा गया था। इसे विलुप्त मान लिया गया था। यह मछली और उभयचरों के बीच की कड़ी मानी जाती है। यह मछली और उभयचरों के बीच की कड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक प्रसिद्ध बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ओपेरिन, वीजमैन, लेमार्क और चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर बताइए। ओरिजिन और स्पेसिस नामक स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। क्या हो जाए इसका आंसर? चार्ल्स डार्विन। सन 1859 में डार्विन ने यह पुस्तक प्रकाशित की थी। कब की थी? 1859 में। ऑर्गेनिज और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी गई थी, और कब लिखी गई थी? 1859 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पहले स्तनधारी किसके जैसे थे? चिंपैंजी, छछूंदर, गाय और बंदर। पृथ्वी पर सबसे पहले स्तनधारी किसके जैसे थे? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, छछूंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.एल. मिलर, जिन्होंने जीवन की रासायनिक उत्पत्ति के लिए प्रयोगात्मक साक्ष्य दिए, कहाँ के थे? इंग्लैंड के, रूस के, अमेरिका के और जर्मनी के। एस.एल. मिलर, जिन्होंने जीवन की रासायनिक उत्पत्ति के लिए प्रयोग साक्ष्य दिए, कहाँ के थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के। स्टैनली मिलर एक अमेरिका के रसायन शास्त्री थे, जिन्होंने हेरोल्डे उरे, क्या? हेरोल्डे उरे के साथ मिलकर शिकागो विश्वविद्यालय में अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमार्क के अनुसार जीवन के रूपों का विकास मुख्य रूप से किसके कारण हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेमार्क के अनुसार जीवन के रूपों का विकास मुख्य रूप से किसके कारण हुआ? प्राकृतिक चयन, अंगों के उपयोग और अनुपयोग, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विचलन। लेमार्क के अनुसार विकास का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, अंगों के उपयोग और अनुपयोग से। फ्रांसीसी की प्राकृतिकवाद लेमार्क ने कहा कि जीव जिन अंगों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं
जीव जिन अंगों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वे विकासशील हो जाते हैं, और जिनका इस्तेमाल नहीं करते वे लुप्त हो जाते हैं। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व पूर्वी और मध्य एशिया में कौन सा प्रागैतिहासिक मानव रहता था? क्वेश्चन है कि लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्वी पहले और मध्य एशिया में कौन सा प्रागैतिहासिक मानव रहता था? होमो हेबिलस, निएंडरथल मानव, होमो इरेक्टस और रामापिथेकस। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव पूर्वी और मध्य एशिया में रहते थे। निएंडरथल मानव पहले पूर्वी और मध्य एशिया में रहते थे और वहाँ पे अपने शरीर को ढकने के लिए क्या करते थे? जानवरों की खाल का उपयोग करते थे और अपने मृतकों को दफनाते थे। क्या करते थे? अपने मृतकों को दफनाने का कार्य करते थे और वहाँ के जानवरों की खाल का उपयोग अपने शरीर को ढकने में काम करते थे, ढकने में काम लेते थे। क्या पूर्वी और मध्य एशिया में लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व कौन सा मानव रहता था? निएंडरथल मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी माना जाता है? ऑर्कियोप्टेरिक्स, टेरानोडोन, एविमिमस और वेलोसिरेप्टर। बचाओ साथियों, सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी। सरीसृपों और पक्षियों के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्कियोप्टेरिक्स को। इस जीवाश्म पक्षी में पक्षियों जैसे पंख थे, लेकिन डायनासोर की तरह दांत, एक लंबी पूंछ और पंजों वाली उंगलियां थी। ऑक्टो ऑक्टो आर्कियोप्टेरिस में क्या थे? पक्षियों जैसे पंख थे, लेकिन डायनासोर की तरह दांत, एक लंबी पूंछ और पंजों वाली उंगलियां थी। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स किसके उदाहरण हैं? पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स किसके उदाहरण हैं? अनुकूली विकिरण, अभिसारी विकास, औद्योगिक मिलेनियनवाद और उत्परिवर्तन। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स किसके उदाहरण है? पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स किसके उदाहरण हैं? अब इसमें बता दूं आपको, पेंगुइन तो क्या है? पक्षी। क्या है? पेंगुइन तो पक्षी है। और डॉल्फिन क्या है? स्तनधारी। क्या है? स्तनधारी। दोनों अलग अलग वर्ग के हैं, लेकिन पानी में तैरने के लिए दोनों फ्लिपर्स विकसित करते हैं। यह समरूप अंग और अभिसारी विकास है। क्या है? समरूप अंग और अभिसारी विकास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिसारी विकास। ऑप्शन बी को लॉक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के इतिहास के अनुसार जीवन का पहला कोशिकीय रूप लगभग कब प्रकट हुआ था? विकास के इतिहास के अनुसार जीवन का पहला कोशिकीय रूप लगभग कब प्रकट हुआ था? 2000 मिलियन वर्ष पूर्व, 3000 मिलियन वर्ष पूर्व, 4000 मिलियन वर्ष पूर्व, 4500 मिलियन वर्ष पूर्व। बताओ साथियों कि पहला कोशिकीय रूप कब प्रकट हुआ था? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? लगभग 4500 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? लगभग 4500 वर्ष पूर्व। पहला अकोशिकीय रूप 3000 वर्ष पूर्व आया और पहला कोशिकीय रूप 2000 वर्ष पूर्व आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी वेन वर्ग आबादी में सभी एलील आवृत्तियों का कुल योग क्या होता है? हार्डी वेन वर्ग आबादी में सभी एलील आवृत्तियों का कुल योग क्या होता है? 0, 1, 0.5 और 2। कितना होगा? हार्डी वेन वर्ग आबादी में एलील आवृत्तियों का कुल योग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो हेबिलस की मस्तिष्क क्षमता लगभग कितनी थी? अभी पिछली क्वेश्चन में बताया था कि होमो हेबिलस की मस्तिष्क क्षमता कितनी थी? 900 सीसी, 1400 सीसी, 650 से 800 सीसी और 500 सीसी। क्या हो जाए इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे, 650 से 800 सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया कि आदिम पृथ्वी की परिस्थितियों में सरल अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था? लुईस पास्चर, एस.एल. मिलर, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड वालेस। अकार्बनिक से कार्बनिक का प्रयोगात्मक सिद्ध किसने किया था? अकार्बनिक से कार्बनिक का प्रयोगात्मक सिद्ध। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एस.एल. मिलर। ये सिद्ध किसने किया था? एस.एल. मिलर ने। और ये सिद्धांत किसने दिया था? ओपेरिन और हॉल्डेन ने। ध्यान रखना, प्रयोगात्मक रूप सिद्ध किसने किया था? एस.एल. मिलर ने। और प्रयोग किसने दिया था? हॉल्डेन और ओपेरिन ने। तो साथियों, ये थे हमारे विकास चैप्टर के टॉप 30 शानदार और मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस सेशन के बाद आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपकी बारी है, जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताइए कि आज इन 30 में से आपके कितने सवाल सही हुए और कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगा या गलत हुआ। बच्चों, MMUT के लिए कंपटीशन टफ है, इसलिए इन सवालों का बार बार रिवीजन जरूर करें। अगर आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही MMUT की तैयारी कर रहे हैं साथियों को भी यह क्लास शेयर करें। जो अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं वो हमारी ऐप पर जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और ताकि आपको एग्ज़ाम वाले दिन कोई घबराहट ना हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर और शानदार क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट।